तो मामला बहुत कठिन है इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग को लेकर के। 3 दिन से बैठकें चल रही हैं। पहली बैठक पता चला बिहार को लेकर के हुई, लेकिन तमाम सारे लोग, इन्हीं दलों के जो लोग हैं, वो मान नहीं रहे कि बैठक भी कोई हुई है। एक तरफ कहा जा रहा है कि बिहार में 17 सीटें आरजेडी और जेडीयू ने बांट ली और कांग्रेस को 4 सीटें दी, 2 लेफ्ट को दी। कमोबेश यही स्थिति कल जब अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में उन्हीं के पार्टी के 2 बड़े नेताओं के साथ में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई दिल्ली में कांग्रेस के साथ में, तो भी यही दिक्कत खींचतान की नौबत आई। इधर बंगाल में ममता बनर्जी 2 से ज्यादा सीटें देने के लिए कांग्रेस को तैयार है नहीं। महाराष्ट्र की बात करें, आज महाराष्ट्र की बात चल रही है, आज महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है। तमाम सारे सोर्सेस कह रहे हैं कि बात बन गई है, सहमति बन गई है, लेकिन सच यह है कि 23 सीटों से कम पर शिवसेना का जो उद्धव गुट है वो राजी है नहीं, यानी कि 30 सीटें वो मांग रहा है। एनसीपी और एनसीपी का जो शरद गुट है, शरद पवार गुट है, वो अपनी अलग डिमांड रख रहा है। इन सब के बीच एक ऐसी खिचड़ी बन गई है जो 15 जनवरी से पहले मुझे लग रहा है, अगर इंडिया गठबंधन ने 14 जनवरी से पहले इसको समअप नहीं किया, इसको अगर सॉर्ट आउट नहीं किया, तो बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। और इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, एक नए डिस्कशन में फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया अलायंस को लेकर के अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बिहार को लेकर के एकमत नहीं हो रही चीजें। इस बीच दिल्ली की भी चर्चा शुरू हो गई है और आज अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र पर भी चर्चा हो रही है। देखिए, एकमत अगर नहीं हुए तो समस्या आएगी। और जानते हैं समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि जो विधानसभा चुनाव 5 राज्यों के गुजरे हैं उसके ठीक बाद एक तो कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस था वो, प्लस दूसरा कांग्रेस की जो अपनी बैठकें हुई दिल्ली में, उसमें जो बात सामने आई लगभग 290 सीटों पर कांग्रेस तैयारी है और केवल 85 सीटों पर वो गठबंधन चाह रही है। उसके बाद से जो स्टेट पार्टीज है, जो राज्यों में सत्ता में है या मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी अब समझौते पर उस स्तर पे तैयार नहीं है। बंगाल में ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि हम 40 पे हम लड़ेंगे, 2 आपको देंगे, 2 देंगे और बहुत होगा तो दार्जिलिंग भी दे देंगे, क्योंकि वहां भाजपा जीती थी, तो 3 दे देंगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। बिहार में यही समस्या है। जेडीयू कह रही है कि 16 तो हम लेंगे ही लेंगे और 1 पे हम दूसरी पोजीशन पे थे जब एनडीए के साथ थे, तो 17 हमको चाहिए ही चाहिए, उससे पीछे हटने नहीं है। वहां पे आरजेडी है, इसका लेफ्ट है, कांग्रेस है, तो बाकी में बंटवारे में समस्या आएगी। यूपी आप आइए तो यूपी में आप अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, उन्होंने कहा कि 50 से 60 सीटों पर उनकी तैयारी है, बाकियों में बंटवारा करेंगे। और कांग्रेस भी मान के चल रही थी कम से कम 15 से 18 सीटें उसके खाते में आनी चाहिए, जो जाती हुई दिख नहीं रही हैं। यही चीज दिल्ली में आप देखिए, आम आदमी पार्टी 3 सीट बड़ी मुश्किल से छोड़ने को तैयार है, लेकिन तब छोड़ेगी जब हरियाणा में उसको कांग्रेस एडजस्ट करे। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, गोवा भी लड़ रहे हैं। वहां भी चाह रही है कि अगर हम आपको दिल्ली में 3 दे रहे हैं, पंजाब में 6 देंगे, तो आप भी हमको गुजरात में, गोवा में, हरियाणा में आप हमको स्पेस दीजिए, तब हम यहाँ पे छोड़ेंगे। और केजरीवाल ने तो वहां एक कैंडिडेट का ऐलान भी कर दिया, कोई वसावा करके गुजरात में, कि लोकसभा का चुनाव जो है वो आम आदमी पार्टी के चुनाव पर निशान पर लग। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, गुजरात में 6% वोट शेयर पाई थी आम आदमी पार्टी, एक अच्छा वोट शेयर था, तो वहां पर वो चाह रही कि उसको जगह मिले, वहां से रिप्रेजेंटेशन आए। लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि अब स्टेट पार्टीज अगर शिथिल नहीं हुई तो समस्या होगी। और इस बीच में 14 तारीख से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है, तो ये यात्रा अगर 29-30 जनवरी के आसपास मुझे लगता है बंगाल पहुंचने वाली होगी, इस महीने के आखिर तक। उस समय तक अगर ये स्थिति स्पष्ट नहीं हुई और राहुल जी के मंच पे अगर ममता बनर्जी नहीं पहुंची, तो आप समझिए कि ये अलायंस बिखर रहा है, बिखर चुका होगा उस समय तक। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि 14-15 जनवरी तक ये चीजें स्पष्ट करनी होंगी और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ बेहतर समन्वय करना पड़ेगा, तभी ये अलायंस टिकेगा। कल केसी त्यागी ने भी अपना बाकायदा ऑन कैमरा स्टेटमेंट दिया एक चैनल को। उन्होंने कहा कि जो गैर कांग्रेसी राज्य हैं वहां पर जो कांग्रेस है उसका रवैया बहुत अव्यवहारिक है। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कोट की है। देखिए, अव्यवहारिक तो है ही भाई। आप उत्तर प्रदेश में 2% वोट शेयर है आपका, बंगाल में 2-2.25% वोट शेयर है, और आपको सीटें चाहिए उसके अनुपात में बहुत ज्यादा। आप कहते हैं आप नेशनल पार्टी है, लेकिन आप परफॉर्मेंस भी तो देखिए। रीजनल पार्टीज अगर जहां पे बेहतर परफॉर्म कर रही हैं वहां उनका हक ज्यादा बनता है। भाई, आप पिछले लोकसभा चुनाव में अगर आपने बिहार में 1 सीट जीती थी और आपको 4 मिल रही है, तो उसमें क्या गलत है?
और अगर जेडीयू 17 सीटों का दावा कर रही है तो क्या गलत है? देखिए, एक जगह आंकड़ा मैंने ये भी पढ़ा कि शायद अपने आज तक के पूरे इतिहास में जब तक कांग्रेस बनी है, शायद अगर सीटों का बंटवारा क्षेत्रीय पार्टियों के समन्वय के हिसाब से होगा तो स्वयं सबसे कम सीटों पर लड़ने वाली इस बार कांग्रेस होगी। 250 सीटों के आसपास, 255 सीटों की तो वो दावा ही कर रहे हैं। तो इस बार आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी जो एक समय 400 का आंकड़ा पार करती थी अकेले दम पे, वो 250 से कम पे लड़ेगी खुद। जीतेगी कितना, तो उसका प्रतिनिधित्व कितना होगा, तो उसकी हैसियत कितनी होगी संसद में। तो इस हिसाब से कांग्रेस का थिंक टैंक यही सोच रहा है कि जहां पे हम कमजोर हैं वहां पे हम तालमेल करेंगे, बाकी जगहों पे हम अकेले लड़ेंगे। लेकिन फिर ये 1:1 वाली बात नहीं रहेगी और गठबंधन जिस सोच और शक्ल के साथ सोचा जा रहा था, बनाया जा रहा था, वो पूरी तरह धराशायी हो जाएगा। तमाम सारे लोग ये चर्चा करते हैं कि ये जो सीट शेयरिंग में लेट लतीफी हो रही है, ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। ये रणनीति का हिस्सा देखिए कांग्रेस का हो सकता है, बाकी स्टेट पार्टीज तो कही रही कि भाई जल्दी कीजिए, वक्त कम बचा, 100 दिन बचा है, अखिलेश यादव ने कह दिया तभी हम यात्रा में शामिल होंगे जब आप पहले सीट शेयरिंग पर बात करेंगे, तभी तो पब्लिक के बीच में मैसेज जाएगा। अभी तो ये मैसेज जा रहा है कि ये लोग आपस में तय नहीं कर पा रहे हैं, देश क्या चलाएंगे। मैसेज तो ये जा रहा है ना कि जो आपस में ही तालमेल नहीं कर पा रहे हैं, वो देश जब चलाएंगे तो क्या तालमेल करेंगे, ये कौन सी मजबूत सरकार दे पाएंगे हमको। तो ये बात सामने आ रही है। प्लस आप देखिए कि इस समय एक चीज और है, जो हिंदुत्व, राम मंदिर, सनातन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उस पे भी ये पार्टियां एकमत नहीं हो पा रही हैं। इसको लेकर के भी पार्टी के अंदर खाने विरोध हो रहा है। आरजेडी में लालू यादव के घर के सामने राम विरोधी पोस्टर लग रहा है, कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है, जेडीयू कुछ नहीं बोल रही है, दक्षिण से जो बयान आ रहे हैं उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर के पार्टी के अंदर खाने अभी बेहतर तालमेल बन नहीं पा रहा है। डीके शिवकुमार का एक बड़ा अच्छा बयान है और बड़ा चर्चा है उस बयान की कि उन्होंने बोल दिया कि भाई राम मंदिर वाले दिन, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन आप पूरे कर्नाटक में आप सभी लोग अपने घर के बाहर दिए जलाइए, और हम भी बहुत बड़े राम भक्त हैं, हम भी हिंदू हैं और हम भी राम भक्त हैं। ये स्टैंड, चूंकि साउथ से इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं, अभी आपने भी जिक्र किया और आते भी रहे हैं, उस बीच इस तरीके का स्टेटमेंट आना अपने आप में कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल वाली बात है। देखिए, ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है। मैं अयोध्या होके आया हूँ, जो मैंने देखा है, जो एम्बियंस, जो माहौल देखा, जो ऊर्जा देखी है अक्रॉस द कंट्री, ये पूरा सेंटिमेंट इस समय तैर रहा है। लोगों की आस्था का ऐसा पर्व जो है ना, आप सोच नहीं सकते हैं। समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर राम मंदिर के बड़े बड़े होर्डिंग इस समय लग रहे हैं, बिहार में लग रहे हैं, कर्नाटक से बयान आना शुरू हो गया है। तमाम ऐसे सपाई नेता हैं और कांग्रेस के नेता हैं जो सेकुलर को लेकर के बहुत सारे बयान भाजपा के खिलाफ देते थे, वो खुद तमाम ऐसे बयान दे रहे हैं और उनपे आपत्तियां हो रही पार्टी के अंदर। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम राम भक्त हैं तो हम हैं, तो उसमें दिखाने में मुझे कोई समस्या नहीं है। तो आप समझिए कि ये लाइन को तय करने वाली बात है। बीजेपी ने अपनी लाइन तय कर रखी है, बाकी पार्टियों की लाइन नहीं तय पा रही है, और इसीलिए गठबंधन की भी लाइन नहीं तय हो पा रही है। ठीक बात है, और लाइन तय नहीं है, कॉमन मिनिमम एजेंडा तय नहीं है, और वो तो बाद की बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि सीटों की जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। बिहार में भी यही स्थिति है, बंगाल में भी यही स्थिति है, महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है, और कमोबेश उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है। इंडिया अलायंस को अगर भारतीय जनता पार्टी जैसे ताकतवर पार्टी के सामने अगर 24 में आपको लड़ना है और मजबूती से लड़ना है, तो आपको गिनती के दिन बचे हैं, और उन दिनों में आपको सबसे पहले ये पिक्चर क्लियर करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपका जो कैंपेनिंग है वो बहुत पुख्ता तौर पर शुरू कर देनी पड़ेगी, क्योंकि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है और आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इंडिया अलायंस 2024 में सीट शेयरिंग के बाद जिस तरीके से मिलजुल कर चुनाव लड़ने का जो प्लान कर रही है उसमें सफल होगी क्या? और अगर सफल होगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी को हरा पाने में सक्षम दिख रही है क्या? आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो करिए, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।